गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की एमसीक्यू की सीरीज में 5 नवंबर पे हम पहुंच चुके हैं और द हिंदू के करंट अफेयर्स जो हैं उनको एमसीक्यू के थ्रू कवर किया जाएगा इस लेक्चर के अंदर। जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम फोर्टिफाइड राइस के ऊपर 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ई कमेटी के ऊपर 1 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, एफपीएस दैट इज फेयर प्राइस शॉप्स के बारे में जानेंगे, सफर के बारे में डिस्कशन करेंगे, मालाबार एक्सरसाइज और मिशन सागर दोनों ही न्यूज में थे, इनके बारे में भी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देन जीसीसी, कोल्ड वेव और फाइनली पीएमबीजेपी दैट इज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। चलिए नए मेंबर्स को वेलकम कर लेते हैं। अभी रिसेंटली किसने हमें ज्वाइन किया है तो अहमद तौसीफ ने, मंजू वर्मा, स्मृति, गायत्री, अनुराग गुप्ता, विकास कुमार, कोमल भंगू, अभिषेक रंजन एंड विवेक सिंह ने हमारी वीडियो सीरीज और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द यूपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज 2021 और इसके लिए जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप exam.netmock.com पर जाकर भी इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली सीसेट के 3 टेस्ट भी हमने जो हमारा पेपर नंबर 1 की सीरीज है इसके अंदर ऐड किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मार्किंग स्कीम के साथ। तो आप जानते हैं कि आपको 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करना है टू बी इन द सेफ जोन। 6 या 6 से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आप सेफ जोन में आ जाते हैं। 6 से क्वेश्चन कम अगर करेक्ट होते हैं तो भी इसमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो चीजें हम जितने भी अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये आपके आने वाले प्रीलिम्स के लिए तो है। तो जितनी भी आपको गलतियां करनी है, जितनी भी मिस्टेक करनी है वो आप यहीं कर लीजिए इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर, ताकि जब प्रीलिम्स का एग्जाम होता है तो वहां पर किसी भी तरीके की गलती ना हो। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट which of the following states have introduced distribution of fortified rice as pilot project। तो 4 यहां पे राज्यों के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि जो फोर्टिफाइड राइस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे स्टार्ट किया गया है और इन 4 स्टेट में से किसने इसको स्टार्ट किया है। तो या आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अच्छे से सोचिए इसके बारे में। फिर फोर्टिफाइड राइस क्या होते हैं ये तो हम जानेंगे ही, और किन किन स्टेट्स के अंदर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ है उसको भी देखेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। अभी 13 घंटे पहले ही ये न्यूज जो थी पब्लिश हुई थी द हिंदू के ऊपर, द हिंदू की वेबसाइट के ऊपर, जो आपको आज के न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलेगी। उसमें ये चीज मेंशन करी गई थी कि देखिए 2019 के अंदर, फरवरी 2019 के अंदर जो फोर्टिफाइड राइस के डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम थी एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को शुरू किया गया था और इसे 3 साल के लिए लाया गया था। और लेकिन 2019-20 भी अब खत्म होने वाला है, फिर भी सिर्फ 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस स्कीम को एज ए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया है। कौन कौन से वो स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश ने किया, बिल्कुल किया है, गुजरात ने भी किया है, महाराष्ट्र ने भी किया है और तमिलनाडु ने भी किया है। इनके साथ साथ छत्तीसगढ़ ने भी इसको किया है। लेकिन देखिए इतनी बेहतरीन स्कीम जो है वो चलाई गई है तो सभी स्टेट्स को, सभी यूटीज को इसको स्टार्ट करना चाहिए था। बेसिकली फोर्टिफाइड राइस से होता क्या है, जो एनीमिक प्रॉब्लम होती है, जो एनीमिया की प्रॉब्लम है, एनीमिया की प्रॉब्लम में क्या होता है, देखिए जो आपकी बॉडी होती है ना वो बहुत टायर्ड फील करती है क्योंकि इनफ रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर, हेल्दी ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है और इन्हीं हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से ऑक्सीजन जो होती है वो उसकी कमी हो जाती है इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर भी, और आप थका हुआ सा महसूस करते हैं। इसी रीजन की वजह से इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फोर्टिफाइड राइस जो थे इनके कंसर्निंग स्कीम, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के कंसर्निंग स्कीम जो थी वो लाई गई थी और कहा गया था ICDS दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एज वेल एज MDM, मिड डे मील स्कीम्स। तो मिड डे मील स्कीम्स और ICDS के थ्रू कहा गया था हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। स्टार्टिंग में स्पेशल फोकस जो था 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी किया गया था। 5 स्टेट्स के नाम मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और साथ में छत्तीसगढ़ है। तो आगे दूसरे स्टेट्स को भी इन स्टेट से सीखना चाहिए और ये पर्टिकुलर पायलट प्रोजेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस का, इसकी शुरुआत करनी चाहिए। आंसर हमारा यहां पे बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ई कमेटी के बारे में, उसके बाद फोर्टिफाइड राइस के ऊपर हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ई कमेटी के बारे में पूछा गया है कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ई कमेटी के बारे में सही है। कौन सा कथन ई कमेटी के बारे में सही है, इसे आप सर्कल में डालिए जो चीज पूछी गई है। 3 स्टेटमेंट्स यहां पे दी गई है। पहली कहती है द चेयरमैन ऑफ ई कमेटी इज जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो ये जो ई कमेटी बनाई गई है इसके चेयरमैन का नाम दिया गया है, हो सकता है। ई कोर्ट इज अ पैन इंडिया प्रोजेक्ट मॉनिटर्ड एंड फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। तो ई कोर्ट करके जो प्रोजेक्ट था वो एक तो पूरे इंडिया का प्रोजेक्ट, एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट था जिसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो फंड कर रहा है।
हो सकता है भी। रिसेंटली बिहार हाईकोर्ट हैज टेकन और कंडक्टेड द वर्चुअल हियरिंग। एक वर्चुअल हियरिंग अभी करी गई है और वो किसने करी है? बिहार हाईकोर्ट ने करी है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। न्यूज को फॉलो कर रहे हैं तो इसको आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। चलिए देखिए, रिसेंटली अगर आपको याद हो, हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसमें हमने क्या चीज डिस्कस करी थी कि जो पहली लाइव स्ट्रीमिंग करी गई है वो किसने करी है? पहली लाइव स्ट्रीम करी गई थी किस हाईकोर्ट के द्वारा? अगर आपको याद हो तो बताइए। हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले। तो पहली जो लाइव स्ट्रीमिंग करी गई थी वो करी गई थी गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा। और यहां पे काफी सारे कंसर्न्स भी जो थे वो रेज करे गए थे। सीजीआई जो थे, इस पर्टिकुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहले उन्होंने कहा था कि इससे जो मिसयूज है वो भी हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। लेकिन फिर भी अभी जिस तरीके से डिजिटाइजेशन की तरफ हमारी कंट्री जा रही है, तो कोर्ट्स को भी अब ये जो टेक्निक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो गुजरात हाईकोर्ट के बाद जो एक वर्चुअल हियरिंग करी गई थी, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी ने एक पैनल जो है वो बनाया है और यहां पे चेयरमैन कौन है? मिस्टर चंद्रचूड़। जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो इसके चेयरमैन है। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। तीसरी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये हियरिंग किसके द्वारा करी गई थी? ये हियरिंग करी गई थी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी गई थी गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा। तो पहली स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से ए और बी आंसर होगा, मतलब सी और डी को एलिमिनेट कर देंगे। और अगर आपने तीसरी स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया तो सीधा ही आपका आंसर ए आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड जो है वो जरूर यूज करिएगा। इट मींस सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ई कोर्ट्स है, ई कोर्ट्स के बारे में जो हम बात कर रहे हैं वो एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है और जिसको डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फंड करता है। चलिए, यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है फोर्टिफाइड राइस के बारे में। पूछा गया फोर्टिफाइड राइस के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो सबसे पहले तो जो टॉपिक है उसको अंडरलाइन करें, जो पूछा है उसको आप सर्कल में डालें। अब देखते हैं दो स्टेटमेंट्स फोर्टिफाइड राइस के ऊपर दी है। पहली कहती है इट इन्वॉल्व्स ग्राइंडिंग ब्रोकन राइस इनटू पाउडर, मिक्सिंग इट विद न्यूट्रिएंट्स एंड देन शेपिंग इट टू राइस लाइक कर्नेल्स। तो इसमें क्या किया जाता है? जो नॉर्मल राइस होता है उसको पहले ब्रेक डाउन किया जाता है, पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है, न्यूट्रिएंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं और फिर दोबारा से उसे चावल की, राइस की शक्ल दे दी जाती है। These fortified kernels, grains or seeds are then mixed with normal rice in a 1:100 ratio and distributed for consumption। तो 1:100 की रेशियो में इसे जो नॉर्मल राइस होते हैं उनके साथ ऐड किया जाता है और फिर कंजम्पशन के लिए इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सोचिए, फिर डिस्कस करेंगे इसको। चलिए डिस्कशन करते हैं। तो यस, फोर्टिफाइड राइस में क्या होता है? जो आपका नॉर्मल राइस होता है उसे ग्राइंड करके, ब्रेक करके पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड किए जाते हैं। कई बार इसमें फॉलिक एसिड भी ऐड किया जाता है। फॉलिक एसिड फोर्टिफिकेशन इसे कहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है? जब आप फॉलिक एसिड फोर्टिफिकेशन करते हैं, इसमें बी विटामिन जो होता है वो हेल्प इसके अंदर ऐड किया जाता है, राइस के अंदर, राइस पाउडर के अंदर वो ऐड हो जाता है, जिससे कि सर्टेन बर्थ डिफेक्ट्स, क्योंकि देखिए एनीमिया या दूसरे रीजंस की वजह से बर्थ डिफेक्ट्स जब बच्चों में आ जाते हैं तो पूरा का पूरा फ्यूचर उनका खराब हो जाता है। तो ये चीजें ना आए, इस वजह से जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देना है वो स्टार्टिंग स्टेज से मदर को भी दिया जाए और जो न्यू बॉर्न है उनको भी दिया जाए। तो ये ध्यान रखा जाता है फोर्टिफिकेशन के अंदर। पहली स्टेटमेंट हो जाती है करेक्ट। और जो इसमें मिक्सिंग का रेशियो रहता है वो 1:100 का रहता है। ये जो अनुपात दिया गया ये भी 1:100 का, ये भी करेक्ट दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। चलिए, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहां पे सिर्फ राइस फोर्टिफिकेशन की बात नहीं करी जा रही है, क्या क्या चीजें राइस को फोर्टिफाई किया जा सकता है, व्हीट को किया जा सकता है, मिल्क को किया जा सकता है और एडिबल ऑयल को किया जा सकता है। क्योंकि कुछ हमारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे राइस को कंज्यूम किया जाता है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे व्हीट को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। और फोर्टिफिकेशन की स्कीम्स के अंदर देखें तो यहाँ पे राइस को विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड से फोर्टिफाई किया जाता है। इसके अलावा जो फोर्टिफिकेशन की कॉस्ट है वो भी प्रत्येक वस्तु के हिसाब से यहां पर दे रखी है। जैसे मिल्क की कॉस्ट कितनी आएगी, व्हीट की कितनी आएगी, एडिबल ऑयल की कितनी आएगी, ये सब चीजें मेंशन करी हुई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है कि पीडीएस के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स बेसिकली दे रखी है। पहली कहती है कमोडिटीज जैसे कि व्हीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन जो है स्टेट्स और यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेकंड, पीडीएस जो है दे आर ऑपरेटेड अंडर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इसके अंदर। Food Corporation of India, that is FCI, has assumed the responsibility for procurement, storage, transportation and bulk allocation of food grains to the state government। तो FCI जो है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि किस तरीके से प्रोक्योर करना है, स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, किस चीज का, फूड ग्रेन्स का, स्टेट गवर्नमेंट्स को। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए पीडीएस किस तरीके से काम करते हैं देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे। ये देखिए, तो बेसिकली सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट
दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसके अंदर इक्वल रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एफसीआई के थ्रू एक्ट करता है। एफसीआई का काम होता है किस तरीके से जो फूड ग्रेन्स है इनको प्रोक्योर करना है, स्टोर करना है और फर्दर स्टेट्स तक पहुंचाना है। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये 3 मेजर काम करने होते हैं और जो वेरियस स्टेट्स होते हैं उन तक ये प्रोवाइड कराया जाता है। अब स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां शुरू होती है? देखिए, स्टेट्स का मेन काम होता है कि पहले तो बेनिफिशियरीज जो होते हैं उनको पहचाने कि किस किस को कौन कौन एलिजिबल है इन चीजों को लेने के लिए, फूड ग्रेन्स को लेने के लिए। साथ में ही फेयर प्राइस शॉप्स जो होती है इनके ऊपर भी एक सुपरविजन का काम जो होता है ये किया जाता है। किसके द्वारा? स्टेट्स के द्वारा। तो स्टेट्स का मुख्य कार्य क्या होगा? एलोकेशन सेंटर के द्वारा उनको कर दिया। अब फर्दर कैसे इनसाइड द स्टेट उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से बेनिफिशियरीज को देना है, कौन कौन से बेनिफिशियरीज को देना है और कौन कौन से बेनिफिशियरीज को नहीं देना है, ये सब चीजें डिसाइड किसके द्वारा करी जाती है? स्टेट्स के द्वारा। और साथ में ही फेयर प्राइस शॉप्स सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, यहां पे स्टेट रोल जो है वो रहता है। सेंटर का रोल जो है वो मैंने आपको बता दिया। एफसीआई के थ्रू जो काम कराया जाता है दैट कम्स अंडर द रोल ऑफ सेंटर, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। तो क्या यहां पर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? तो यहां पे सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि जो ये पूरा सिस्टम है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करता है। सेंटर और स्टेट की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रहती है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई तो आपने ए और डी को एलिमिनेट कर दिया और आपको ये समझ में आ गया कि तीसरी स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट होगी। मतलब एफसीआई जो है उसका मेन कार्य, मुख्य जो कार्य है उसका वो प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन है। तो यहां पे तीसरी स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाती है। पहली स्टेटमेंट में क्या व्हीट, राइस, शुगर, कैरोसिन जो है उनको एलोकेट किया जाता है, तो पहली स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, आई होप आपको पूरी वर्किंग जो है ये पीडीएस की, जिसमें सेंटर का एफसीआई वाला रोल क्या होता है और जो पीडीएस और फेयर प्राइस शॉप्स जो होती हैं इनका रोल क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखते हैं, जो कि सफर के बारे में है। पूछा कि सफर के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज अ नेशनल इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक नेशनल इनिशिएटिव है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू किया गया है। सेकंड, it measures the air quality of metropolitan city by measuring the overall pollution level and location specific air quality of the city। ये क्या करता है? सफर जो आपका एक इनिशिएटिव है ये बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटी की जो एयर क्वालिटी होती है उसको मेजर करता है और ओवरऑल पोल्यूशन लेवल को भी मेजर करता है। थर्ड, इट वाज डेवलप्ड इंडिजिनियसली इन रिकॉर्ड टाइम बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी पुणे। तो यहाँ पे आईआईटीपी के द्वारा इसे बनाया गया है, पुणे के द्वारा। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अभी रिसेंटली न्यूज थी कि जो स्टबल बर्निंग की वजह से दिल्ली को पॉल्यूशन फेस करना पड़ता है, वो अभी उसमें 10% जो है वो एक डिक्लाइन देखा गया है। रीजन ये है कि जो विंड डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई है। तो स्टबल बर्निंग की वजह से जो धुआं होता है, जो पोल्यूशन होता है, वो जो जाता है दिल्ली के अंदर, उसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से अभी 10% डिक्लाइन हुआ है वहां पर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का ये एयर क्वालिटी मॉनिटर है जिसे सफर कहा जाता है और 3068 मतलब 3068 फार्म फायर्स जो है वो स्पॉट करी गई हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड उत्तराखंड रीजन के अंदर। तो जो फार्म फायर्स हैं, स्टबल बर्निंग जो है उसका जो आंकड़ा है वो तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। मेंस के हिसाब से भी स्टबल बर्निंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इज इट एन नेशनल इनिशिएटिव? तो यस, इट इज ए नेशनल इनिशिएटिव, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। तो ये गलत हो जाएगा। पूरे सिस्टम को इंडिजिनियसली बनाया गया, बिल्कुल ठीक, और बनाया किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी पुणे के। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है। मेन कार्य है इसका, मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वहां पे एयर क्वालिटी कैसी है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज की जो व्हीकल्स की संख्या होती है वो काफी ज्यादा होती है और इस वजह से इन व्हीकल से भी पोल्यूशन लेवल काफी ज्यादा हो जाता है और एयर क्वालिटी बुरी हो जाती है। तो इस चीज के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी पे काफी फोकस किया जा रहा है। ओवरऑल पोल्यूशन लेवल जो है, लोकेशन स्पेसिफिक पोल्यूशन लेवल, एयर क्वालिटी भी मेजर करी जाती है। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। और वैसे भी अगर आप पहली स्टेटमेंट एलिमिनेट कर देते तो ए और बी आपका एलिमिनेट हो जाता और तीसरी स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो ही जाती। चलिए, तो यहाँ पे डी हमारा आंसर है। ध्यान रखिएगा सफर के बारे में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर क्वालिटी अक्रॉस दिल्ली सिटी, तो चांदनी चौक का बता रखा है कि कैसी एयर क्वालिटी है, लोधी रोड का बताया, मथुरा रोड का बताया, बुरारी का एंड गुरुग्राम का अलग से बताया हुआ है। तो यहाँ पे वेरियस मेट्रोपॉलिटन सिटीज और इवन लोकेशन स्पेसिफिक जो इंडिकेशंस है वो भी दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अयान नगर है एयरपोर्ट, पूसा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नोएडा का आप देख सकते हैं मॉडरेट है, और सेटिस्फैक्ट्री लोधी रोड का है,
ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी सेटिस्फैक्ट्री है, बाकी जगह का मॉडरेट है। तो इस तरीके से प्रेजेंट डेटा जो होता है वो आपको दिखता है, लोकेशन स्पेसिफिक है, तो काफी पुराना डेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो गाइडेंस प्रोग्राम है अभी रिसेंटली काफी लोगों ने ज्वाइन किया है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन थ्रू exam.netmock.com। इसके अंदर आपको वेरियस मॉक टेस्ट की सीरीज मिल जाती है। यहाँ पे साथ में वीडियो सीरीज जो है आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो मिल जाती है, सीसेट के जो टेस्ट है वो भी मिल जाते हैं। जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है वो तो मिलती है, साथ में मेंस की टेस्ट सीरीज भी 2020 और 2021 के लिए आपको मिल जाती है। साथ में आई विल ऑल्सो बी अवेलेबल विद यू राउंड द ईयर, पूरे साल मैं आपके साथ रहने वाला हूं। जब तक आपका फाइनल लिस्ट के अंदर नाम नहीं आता है, आई विल ऑल्सो बी अवेलेबल विद यू। आई विल बी गाइडिंग यू। आपके जो भी डाउट्स होते हैं, जब तक कि आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जाता है, आप मुझसे उन डाउट्स को क्लैरिफाई करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। पूछ रहा है मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। वैसे हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस किए मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। ये जो पर्टिकुलर चीज है जो हमने इस क्वेश्चन में पूछी है, ये अगर आपको याद हो, आई थिंक 2 महीने पहले एक्सप्लेनेशन के अंदर ये चीज मैंने आपको बताई थी, बट अलग से इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं बताई थी। अब आपको ये चीज याद है कि नहीं है वो देखेंगे। यहाँ पे 2020 के अंदर जो ये मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है, लेकिन पूछा गया कि कहां पे ये करी जा रही है। पोरबंदर के अंदर, कासरगोड, चेन्नई, विशाखापट्टनम। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो बे ऑफ बंगाल के अंदर विशाखापट्टनम में जो फेज 1 है इस एक्सरसाइज का वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और कहां पे, ये मैंने आपको बता दिया, डी विशाखापट्टनम। एक्सरसाइज किस चीज को लेकर है, ठीक है, किन किन कंट्रीज को लेकर है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, लोकेशन क्या है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये सिर्फ चीजें इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नहीं है। देखिए पीसीएस में तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 2-4 क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेंस के अंदर आप इसको जरूर डिस्कस करेंगे। जब भी आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी आपसे इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में, इंडियन ओशन के बारे में, बे ऑफ बंगाल के रीजन के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज एक्सरसाइज करें, कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है, देखिए डायरेक्टली कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि मालाबार एक्सरसाइज के ऊपर आप 100 वर्ड्स लिखिए, नहीं। वहां पे पूछा जाएगा इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में बताएं, इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में बताएं। जैसे मालाबार एक्सरसाइज जो इट्स ए क्वाड्रिलेटरल कोएलिशन, तो जो जो कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, जैसे यूएसए, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो उनके साथ जब हमारे रिलेशन के बारे में मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं ऑस्ट्रेलिया इंडो रिलेशन के बारे में बताएं, तो वहां पे आप मालाबार एक्सरसाइज के बारे में भी बताएंगे कि ये ऐसी एक्सरसाइज है जो कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कंडक्ट करते हैं। इंडो जापानीज रिलेशन के ऊपर अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे भी आप इस चीज का चर्चा करेंगे। तो चलो मैं एक एग्जांपल और देता हूं। मान लीजिए क्वाड के बारे में भी, क्वाड में भी काफी कंट्रीज हैं इंडिया के साथ जो इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रहती हैं, तो वहां पर भी आप इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंडो यूएस रिलेशन के बारे में होता है तो भी मालाबार एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करेंगे। अगर चाइना को काउंटर करने के ऊपर एक क्वेश्चन है कि चाइना का जो दबदबा है वो बढ़ता जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर और खासतौर पर इंडियन ओशन के अंदर, और ये रिंग फेंस की जो पॉलिसी आपने सुनी होगी उसके बारे में बात करी जाती है, तो आप मालाबार एक्सरसाइज के बारे में जरूर बताएंगे। देखिए इस तरीके से जो टिडबिट्स होती हैं, जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है, यही आपके पॉइंट्स बनते हैं। अगर मान लीजिए 150 वर्ड्स का एक क्वेश्चन है और आपको 5 से 6 पॉइंट्स लिखने हैं उसके अंदर, तो एक पॉइंट तो आप मालाबार एक्सरसाइज का लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जब 5-6 पॉइंट्स होते हैं, एक अच्छा आंसर आपका जो है वो रेडी हो जाता है। अदरवाइज आप एक ही पॉइंट 2 पॉइंट को बार बार घुमाने की कोशिश करेंगे, पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। चलिए, तो मालाबार एक्सरसाइज के बारे में ध्यान रखिएगा, आंसर आपको पता है। अब चलते हैं कुछ और चीजें देखते हैं। सो यहां पे पूछा गया है, अभी तक इट्स ए ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। अभी तक ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज थी जिसमें इंडिया, जापान, यूएस था, और मैंने आपको अगर याद हो 10 से 12 दिन पहले बताया था कि ऑस्ट्रेलिया भी इसे ज्वाइन करने वाला है, और ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर ज्वाइन कर लिया। इस वजह से अब ये क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज बन चुकी है। तभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिलेशन इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो जापानीज, इंडो यूएस के बारे में पूछा जाता है मेंस के अंदर, तो आप इस एक्सरसाइज के बारे में मेंशन करेंगे। जब इसे शुरू किया था हमने तो 1992 के अंदर ये बायलेटरल एक्सरसाइज होती थी, लेकिन बाद में जब जापान ने इसे ज्वाइन किया तो ये ट्राइलेटरल होगी, और अब जब ऑस्ट्रेलिया ने इसे ज्वाइन किया तो ये क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज हो गई। बिल्कुल अच्छे से आपको ध्यान रखना है, इंडिया यूएस का इनिशिएटिव था, हम दोनों ने शुरू किया था, बाद में फिर जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने कॉमन कोज की वजह से इसे ज्वाइन कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज अबाउट मिशन सागर सेकंड इज एसोसिएटेड विद। मिशन सागर द सेकंड किस चीज से एसोसिएट करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, वाटर स्पोर्ट से, नेवल एक्सरसाइज, फूड एड से, या फिशिंग से। सोचिए फिर डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए मिशन सागर था क्या? ये तो हमने सेकंड की बात करी ना। मिशन सागर फर्स्ट क्या था? मिशन सागर फर्स्ट के अंदर जो नेवल शिप केसरी है, इनको भेजा गया था मालदीव्स, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस, ताकि फूड आइटम्स, कोविड रिलेटेड जो मेडिसिन हैं इंक्लूडिंग HCQ टैबलेट जो कि काफी
फेमस हुई थी। HCQ की मैंने फुल फॉर्म आपको बताई थी, अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो गूगल पे देख के भी बता सकते हैं, आपको हमेशा के लिए फिर ये चीज याद रहेगी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो। स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन जो थी ये मई, जून, अप्रैल के महीने में हमने भेजी थी जब हमने मिशन सागर को स्टार्ट किया था। अब हमने आए हैं मिशन सागर द सेकंड के ऊपर, क्योंकि हमने वेरियस कंट्रीज, मॉरिशस से मेडागास्कर, सेशल से कॉमरोस, इन सबको तो हेल्प कर दिया, लेकिन क्या हमने कंट्रीज को हेल्प किया? तो वो हम करने जा रहे हैं मिशन सागर द सेकंड के अंदर, जिसमें सूडान, साउथ सूडान, जिबूती एंड एरिट्रिया, इन कंट्रीज को हेल्प करने वाले हैं। सेम चीज, फूड आइटम्स, जो मेडिसिन हैं किसकी, कोविड की रिलेटेड मेडिसिन, वो सब आइटम्स जो है प्रोवाइड करी जाएगी इन कंट्रीज को। तो फूड एड से ये रिलेट करता है, सी हमारा करेक्ट आंसर है। और मिशन सागर 2 जस्ट लाइक मिशन सागर 1 ये अलाइन करता है सागर इनिशिएटिव से, जो कि प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है। सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, तो सागर से अलाइन करता है मिशन सागर 1 एंड मिशन सागर द सेकेंड। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ सूडान, सूडान से हमारा रिलेशन कैसे है मेंस के अंदर, तो अब मिशन सागर द सेकेंड के बारे में बताएंगे। मान लीजिए मेंस के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है आईआर के अंदर, इंडिया और जिबूती के रिलेशन कैसे है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि न्यूज में हम हर बार इंडो चाइनीज रिलेशन, इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडो यूएस, इंडो पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं, और जो बाकी छोटी छोटी कंट्रीज है उनके साथ हमारे क्या क्या हमारे जो अग्रीमेंट्स है वो साइन हो रहे हैं वो हमें पता ही नहीं होता है। तो ये सब चीजें जानना जरूरी है, तभी जब भी आप नोट्स बनाएं तो मिशन सागर द सेकंड के बारे में जरूर लिखिएगा। और अगर इंडिया जिबूती, इंडिया सूडान, इंडिया कोमोरोस, इंडिया एरिट्रिया, इंडिया साउथ सूडान, इनके ऊपर अगर मीन्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मिशन सागर द सेकंड के बारे में जरूर लिखना है, अदरवाइज वहां पे पॉइंट्स लिखने के लिए आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं। चलिए, तो यहां पे 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि जीसीसी के बारे में है। पूछा गया जीसीसी के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, 4 यहां पे दिए। क्या ओमान इसका मेंबर है, यूएई इसका मेंबर है, कुवैत, कतर, सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली इंडिया ने करी थी एक वर्चुअल मीटिंग, किसके साथ? ये वर्चुअल मीटिंग करी गई है जीसीसी के मेंबर्स के साथ। तो बेसिकली गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है इनके साथ ये मीटिंग करी गई है। ऑलमोस्ट ऑल द अरब कंट्रीज जो थी वो इसके अंदर थी, और वहां पे बात करी गई कि किस तरीके से अरब कंट्री से जो हमारे लोग वापस आ गए थे कोरोना के दौरान काम छोड़कर, उनको कैसे वापस भेजा जाए। तो ये इंडियन वर्कर्स जो हैं दे वांट टू रिटर्न टू अरब कंट्रीज, ताकि वहां पे जाके अपनी जीविका जो अपनी लाइवलीहुड है उसको अर्न कर पाए, और वहां से कमाया हुआ जो पैसा है वो यहां पर अपने घर को चलाने के लिए और देश को चलाने के लिए वापस भेज सके। तो इन सब एफर्ट्स के अंदर अभी हम लगे हुए हैं, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पीएमओ इसके अंदर लगा हुआ है कि किस तरीके से अरब कंट्री के साथ एक ट्रैवल बबल जो है, ट्रैवल बबल एग्रीमेंट क्या होता है ये बताऊंगा अभी। ट्रैवल बबल अग्रीमेंट जो है वो साइन किया जाए, ताकि इंडियंस को वापस अरब कंट्रीज में काम करने के लिए भेजा जा सके। अब बात करते हैं जीसीसी के मेंबर्स कौन से, ये चारों ही जीसीसी के मेंबर्स हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। अब मैं बताता हूं ट्रैवल बबल के बारे में। पहले तो यहां पे जीसीसी की जो कंट्रीज हैं वो देख लीजिए। सो मोर देन 8 मिलियन इंडियंस जो थे वेस्ट एशिया के अंदर काम कर रहे थे, और मेजोरिटी ऑफ देम जो थे वो जीसीसी की जो कंट्रीज है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, यहां पर देन सऊदी अरेबिया है, यूएई है, यहां पे काम कर रहे थे। तो इस वजह से वापस अगर वो जाएंगे तो वो उनकी लाइवलीहुड जो है उनको वापस मिल जाएगी, और कंट्री के ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक प्रेशर जो बिल्डअप हुआ है वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगा। अब ट्रैवल बबल को देखते हैं। चलिए, ये मैप देखिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया जो है वो वेस्ट एशिया एंड साथ में ही अफ्रीकन कंट्री के साथ कोई भी इस तरीके का बबल बनाना चाहता है, तो बेसिकली कुछ भी नहीं होता है। एक आप इमेजिनरी बबल बनाइए और सोचिए कि जो यहाँ की इंडिया की जो फ्लाइट्स होंगी वो अफ्रीकन कंट्रीज में जा पाएंगी, और अफ्रीकन कंट्रीज की जो इस एयर बबल के अंदर इंक्लूडेड कंट्रीज हैं वहां की जो एयर फ्लाइट्स होंगी वो इंडिया में आ पाएंगी, ताकि लोग ट्रेवल कर सकें। अब यहाँ पे देखिए, जो बबल है वो इंडिया और रशिया के बीच में तो नहीं है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो फ्लाइट्स हैं वो नहीं हो पा रही हैं, जो लोग हैं वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए सेम बबल हम ऑस्ट्रेलिया के साथ बना देते हैं, ठीक है, तो जो हमारे लोग होंगे वो यहां पर जा पाएंगे और यहाँ के लोग हमारी कंट्री के अंदर आ पाएंगे। सो इस तरीके के जो ट्रैवल बबल अग्रीमेंट्स थे ये आई थिंक सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने आपस में साइन किया था, ताकि जो न्यूजीलैंड के लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया जा सके, ऑस्ट्रेलिया के लोग न्यूजीलैंड जा सके। तो इस तरीके से ट्रैवल बबल्स जो है वो बाकी कंट्रीज भी बना सकती हैं। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कोल्ड वेव फॉर प्लेन्स टोपोग्राफी। कोल्ड वेव के बारे में पूछा गया है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 2 स्टेटमेंट्स यहां पे दे रखी हैं। पहली कहती है अ कोल्ड वेव इज डिक्लेयर्ड व्हेन द मिनिमम टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस और बिलो। जब मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री या उससे नीचे चला जाता है
तो उस सिचुएशन को कोल्ड वेव जो है डिक्लेयर किया जाता है। सेकेंड, इट्स अ 4.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन नॉर्मल फॉर 2 कंसेक्यूटिव डेज। अगर 2 कंसेक्यूटिव डेज तक नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री तक जो आपकी जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, तो उस सिचुएशन के अंदर कोल्ड वेव को डिक्लेयर किया जाता है। दोनों में से क्या हो सकता है? क्या पहली स्टेटमेंट करेक्ट होगी? सेकंड, दोनों में से कोई एक सिचुएशन करेक्ट होगी तो उसे कोल्ड वेव कहा जा सकता है, या फिर जब दोनों सिचुएशन करेक्ट होगी तभी उसको कोल्ड वेव कहा जाएगा। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो एज पर IMD, दैट इज इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, देयर आर कोल्ड वेव्स कंडीशन ओवर दिल्ली। तो कोल्ड वेव लाइक कंडीशंस जो है वो दिल्ली के अंदर पाई गई हैं। और कोल्ड वेव डिक्लेयर कब करी जाती है? पहली कंडीशन तो यह है कि जब जो तापमान है आपका, जो टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर इस 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो जाए। साथ में ही दिस इज द एंड, मतलब प्लस में ये चीज होनी चाहिए, इट्स अ 4.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन नॉर्मल। तो नॉर्मल कंडीशन से, नॉर्मल टेम्परेचर से, नॉर्मल तापमान से 4.5 डिग्री जब तापमान नीचे हो जाता है 2 कंसेक्यूटिव डेज के लिए, जब ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो अब कोल्ड वेव लाइक सिचुएशन जो है वो डिक्लेयर करी जाती है। तो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? आंसर है डी। तो मैंने ये भी बता दिया, IMD ने अभी कोल्ड वेव कंडीशंस जो है वो दिल्ली के अंदर पाया है। इस वजह से ये जो ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। IMD के बारे में पढ़ें तो बेसिकली ये 1875 में बनाई गई थी अंग्रेजों के टाइम पर। इट इज एन एजेंसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आती है। प्रिंसिपल एजेंसी है मेटीरियोलॉजिकल रिलेटेड ऑब्जर्वेशन के लिए, वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए, कितनी बारिश आएगी कितनी नहीं आएगी, ये सब चीजें हमें IMD बताता है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कीम को लेकर है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स दे रखी, 1 बाय 1 देखेंगे। बताना क्या है, इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया, दैट इज BPPI, इज द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। तो PMBJP को PPPI जो है इंप्लीमेंट करता है। इट्स अ कैंपेन लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इन 2008। ये जो कैंपेन है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा लॉन्च किया जाता है 2008 के अंदर। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू मीटिंग करी है। किसको लेकर? PMBJP को लेकर, मतलब प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना को लेकर, कि ये स्कीम जो थी, ये जो परियोजना थी, किस तरीके से चल रही है। ये पाया गया है कि PMBJP जो है इसमें 358 करोड़ की सेल करी गई है फार्मा प्रोडक्ट्स की, और जिसमें 6600 जन औषधि केंद्र जो है उनको यूज किया गया, उनके थ्रू ये सेल करी गई है ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 मंथ्स ऑफ दिस फिस्कल ईयर। तो पहले 7 महीने जो ये अभी करंट हमारा फिस्कल ईयर चल रहा है उसके अंदर 31 अक्टूबर तक का डेटा जो था वो यहां पे दिया गया है। और ये कहा गया कि जो यहां पे सेल्स को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है, 600 करोड़ का जो आंकड़ा है, 600 करोड़ का जो फिगर है, उसको सरपास कर दिया जाएगा आगे आने वाले टाइम में। तो यस, BPPI जो है इसकी एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। तो PMBJP को कौन इंप्लीमेंट करे? ध्यान रखिएगा, BPPI, कहीं कुछ भी दे सकते हैं, वो कह सकते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी और एजेंसी का नाम दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, मेडिकल रिलेटेड एजेंसी का। तो कंफ्यूज मत होइएगा, BPPI इसे इंप्लीमेंट कर रहा है। और ये जो कैंपेन था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के द्वारा 2008 में लॉन्च किया गया था, ये भी बिल्कुल ठीक है। इससे भी जरूरी जो इन्फॉर्मेशन वो है कि जो इसकी एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें होता क्या, कोई भी मेडिसिन को आप सर्च कर पाएंगे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर। कोई स्टोर जो आपके आसपास है, जन औषधि स्टोर देखिए हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, धीरे धीरे खुल रहे हैं हर जगह पे, लेकिन जहां पर भी है इस ऐप के थ्रू आप उसे क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। आपका इनवॉइस भी इसके अंदर आ जाता है, कोई नई मेडिसिन के कंसर्निंग कोई नोटिफिकेशन, नई न्यूज के कंसर्निंग नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाता है। तो आपने काफी सारी जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में गेम से रिलेटेड या अदरवाइज डाल रखी होंगी, तो ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है ये भी जरूर डालिएगा। इट विल रियली हेल्प यू आउट कि कहां पे ये स्टोर्स लोकेट करते हैं। जैसे लिखा है देखिए नियर बाय स्टोर, तो सबसे पास का स्टोर कौन सा है। कोई भी मेडिसिन आपको सर्च करनी है तो यहाँ पे आपको काफी कम दामों में जो दवाइयां हैं, जरूरत की दवाइयां, वो मिल जाती हैं। देखिए, मैं आपको ये एप्लीकेशन डालने के लिए क्यों कह रहा हूं, रीजन ऐसा होता है कि जितनी चीजें, देखिए काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप न्यूज में पढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उन चीजों के साथ जुड़ जाते हैं ना, आपने जनऔषधि अगर ये पर्टिकुलर ऐप को यूज कर लिया तो आपको इसके बारे में क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपने प्रैक्टिकल करके देखा होगा। और एग्जाम के अंदर जनऔषधि के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है, इंटरव्यूअर पूछता है, तो आप उसको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे सकते हैं कि सर यस, मैंने भी इस एप्लीकेशन को यूज किया था और अपने नियर बाय स्टोर को लोकेट किया था। इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है इंटरव्यूअर्स के ऊपर। उनको ये समझ में आता है कि जो आपके सामने कैंडिडेट बैठा है, जो एस्पिरेंट बैठा है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि मगअप करके आ रहा है नॉलेज, सिर्फ किताबों में से जो नॉलेज है उसको बिल्कुल अच्छे से रट के आ रहा है, नहीं, वो एक प्रैक्टिकल बंदा है। इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किए गए उनको बारे में सिर्फ ना ही जानता है किताबों के थ्रू, उसका इस्तेमाल भी करता है और उसको प्रैक्टिकली यूज भी करता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जब ये पर्टिकुलर कोरोना रिलेटेड एप्लीकेशन आई थी,
आरोग्य सेतु, तो मैंने उसे इंस्टॉल किया था और अपने ऑफिस के अंदर भी सभी को इंस्टॉल करवाया था। उसके बाद देखिए मुझे आरोग्य सेतु के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजन इज मैंने उस ऐप को यूज किया तो मुझे पता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो जब भी न्यूज़पेपर में उसके ऊपर आर्टिकल आता है, मैं कुछ भी पढ़ता हूं तो वो सारी चीजें मैंने यूज कर रखी होती हैं। इसलिए जब चीज आप प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से कुछ भी ऐसा आपके सामने आता है, चाहे वो जन औषधि हो, आरोग्य सेतु हो, उस ऐप को एटलीस्ट डाउनलोड करके यूज करने की कोशिश करें ताकि वो चीज आपको हमेशा के लिए याद रहे, आपका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उसके साथ जुड़ जाए और जब इंटरव्यू की बात आए तो वहां पर भी आपके पास एक कहानी शेयर करने के लिए होनी चाहिए, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए होना चाहिए इंटरव्यूअर के साथ। बिलीव मी दैट विल लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन। ऐसे ही कैंडिडेट्स हमें चाहिए होते हैं जो कि प्रैक्टिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लेते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो चीजें स्टार्ट करी गई हैं उसको सिर्फ बुकिश नॉलेज के थ्रू नहीं पढ़ते हैं, उसको यूज करके देखते हैं। चलिए रिवीजन करते हैं, रिवीजन को मिस मत करिएगा। 30% रिटेंशन इससे आपका ज्यादा होने वाला है। 2 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, फिर हम क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, प्रीलिम्स के बारे में, मेंस का क्वेश्चन देखेंगे और विनर कौन है हमारे लास्ट टाइम के, उनके बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरुआत करी थी हमने फोर्टिफाइड राइस से। कौन कौन से स्टेट इन्वॉल्व है ये हमने देखा था। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु यहाँ पे इसके अंदर इन्वॉल्व है, साथ में छत्तीसगढ़ भी है। फोर्टिफाइड राइस से होता क्या है, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाती है। इसमें बेसिकली जो नॉर्मल राइस होते हैं उन्हीं को यूज किया जाता है और उसके अंदर जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स है वो ऐड किए जाते हैं, फॉलिक एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है। ई कमेटी में चेयरमैन कौन थे हमने देखा था, यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ इसमें चेयरमैन रहने वाले हैं। हमने ये भी देखा था कि रिसेंटली गुजरात हाईकोर्ट ने वर्चुअल हियरिंग जो थी वो करी थी। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक ई कमेटी बनाई गई है जिसमें पैनल में हेड कौन कर रहे हैं, मिस्टर चंद्रचूड़ कर रहे हैं। और बेसिकली कोर्ट्स को कैसे डिजिटाइज किया जा सकता है, कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, लाइव स्ट्रीमिंग को कोर्ट्स के अंदर लाया जा सकता है, इसके बारे में पूरा ये कमेटी देखेगी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट फोर्टिफाइड राइस। इसमें क्या होता है मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। 1:100 का रेशियो रहता है, 1:100 का इसमें अनुपात रहता है। न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है जिससे काफी सारी बीमारियां जो है, जो बर्थ रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं वो भी दूर होते हैं। और जो मेल न्यूट्रिशन को दूर करने के लिए फोर्टिफिकेशन किया जाता है राइस, एडिबल ऑयल्स, व्हीट, मिल्क के अंदर, ये मैंने आपको दिखा दिया था। इसके बाद डिस्कशन हमारा पीडीएस के बारे में हुआ था। मैंने बताया था कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट दोनों का रोल रहता है। सेंटर एफसीआई के थ्रू एक्ट करता है और स्टेट का रोल होता है बेनिफिशियरीज जो एलिजिबल हैं उनको पहचानना और फर्दर फेयर प्राइस शॉप्स के ऊपर सुपरविजन रखना ताकि किसी भी तरीके की ट्रांसपेरेंसी हमारी जाए ना। देन हमने सफर के बारे में डिस्कशन किया था। सफर कौन लेके आया है, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड साइंस, IITM ने इसे बनाया है और साथ में ही जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, स्पेसिफिक लोकेशन वाइज जो आपको डेटा होता है वो इसके अंदर मिल जाता है। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था मालाबार एक्सरसाइज को लेके। विशाखापट्टनम में फेज 1 इसका स्टार्ट हो चुका है। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुआ करती थी लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया ने इसे ज्वाइन किया है। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस कंट्री ने ट्राइलेटरल मालाबार एक्सरसाइज को क्वाड्रिलेटरल बना दिया है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी होगा, वो आपको चूज करना पड़ेगा। मिशन सागर द सेकंड के बारे में देखा था। सेकंड फेज में भी फूड एड दी जाएगी लेकिन इस बार दी जा रही है सूडान, साउथ सूडान, जिबूती एंड एरिट्रिया जैसी कंट्रीज को। फेज 1 के अंदर जो ये हेल्प दी गई थी मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स एंड मेडागास्कर को दी गई थी। फूड आइटम्स के अलावा कोविड रिलेटेड जो मेडिसिन होती हैं वो भी सप्लाई करी जाती हैं। देन जीसीसी के ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो यहां पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अरब कंट्रीज के साथ हम बात कर रहे हैं ताकि जो लोग, जो इंडियन वर्कर्स वापस आए थे अरब कंट्री से कोविड-19 के दौरान, उनको फिर से काम पे वापस भेजा जा सके ताकि वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सके पुराने वाले तरीके से। इसके लिए एक एयर बबल बनाने की भी बात हो रही है, तो वो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में हम बना सकते हैं या नहीं। देन कोल्ड वेव के बारे में देखा था। तो 10 डिग्री से नीचे तापमान चला जाता है और 4.5 डिग्री नॉर्मल से अगर कम रहता है 2 दिन तक तो कोल्ड वेव को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है। दिल्ली में इस तरीके की सिचुएशन अभी फील करी जा रही है। आईएमडी के बारे में देखा था। 1875 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर बनाया था। प्रिंसिपल एजेंसी है वेदर फोरकास्टिंग, सिस्मोलॉजी या फिर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए। लास्ट में स्कीम के ऊपर एक क्वेश्चन था। पीएमबीजेपी दैट इज प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। देखिएगा आसपास का कौन सा स्टोर आपके नियर बाय लोकेशन में है, कौन कौन सी मेडिसिन है, कौन कौन से नोटिफिकेशन आते हैं। करेंगे इस चीज को एक बार प्रैक्टिकली तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। कैंपेन को 2008 में लॉन्च किया गया था और अभी यहाँ पे 358 करोड़ की जो सेल है वो देखी गई है। 6600 जो जन औषधि केंद्र है उसके द्वारा और 600 करोड़ का टारगेट है वो सरपास कर दिया जाएगा आगे आने वाले टाइम में। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा, रिवीजन आपने कर ली है। मुझे बताइएगा व्हेन वाज एडीआर फॉर्म्ड, एडीआर कब बनी थी। देखिए ईयर जो है लिख दीजिएगा पर उससे ज्यादा मेरे को इंपॉर्टेंट चीज है ये बताइएगा एडीआर की फुल फॉर्म क्या है और एडीआर का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, एडीआर याद है अगर किस साल बनी है तो ठीक है, नहीं भी याद तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन एडीआर की फुल फॉर्म जरूरी है और एडीआर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये ज्यादा जरूरी है, ये मुझे जरूर बताइएगा। जो आपके मेंस के क्वेश्चन है बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कैसे इसको करें। देखिए एक तो 2 तरीके हैं इसके, मैं आपको पहले एक बार बता देता हूं कि करना कैसे है। netmok.com के ऊपर जाइएगा,
वहां पे एक मेंस की हेडिंग बनी होगी, मेंस क्वेश्चन की, उस पर क्लिक करिएगा। क्वेश्चन आपका इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों भाषाओं के अंदर ओपन हो जाएगा। फिर साइड में एक बटन बना होगा कमेंट का, ठीक है, और एक बटन बना होगा ऊपर कमेंट का। मैं दिखा देता हूं आपको। सो देखिए, दिस इज मेंस आंसर राइटिंग इंग्लिश हिंदी। आप 4 नवंबर पे क्लिक करिए, ये खुल जाएगा आपका पेज। दिस इज द क्वेश्चन। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में क्वेश्चन दिया गया है, तो दोनों में से कोई भी भाषा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको इसके बाद करना क्या है, देखिए इसके बाद आपको तो राइट साइड में एक मैसेज का बटन बना होगा अपर राइट कॉर्नर में, और एक मैसेज का बटन बना होगा लोअर लेफ्ट कॉर्नर में नीचे। तो दोनों में से किसी पे भी क्लिक करके आप अपने जो आंसर है उसकी फोटोज को अपलोड कर सकते हैं, चाहे तो राइट भी कर सकते हैं। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जो फोटोज होते हैं उसी को अपलोड करिए, या फिर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, दोनों में से जैसी भी चीज आपको सही लगे। तो पीयर एवेल्यूएशन के लिए आप ये जो आंसर है सबमिट कर सकते हैं। मुझसे चेक कराना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे एक लिंक दिया गया, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। लास्ट टाइम के जो हमारे विनर्स हैं वो हैं चंद्रिमा नाग। आपने करेक्ट आंसर दिया, तो चंद्रिमा आप हमें नेटमॉक IAS के ऊपर बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए। कमेंट सेक्शन में मार्क्स अपने जरूर लिखिएगा। रीजन ये है कि अगर आप कम भी स्कोर कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में आप अपने मार्क्स को इंक्रीज होता पाएंगे, तो वो आपको काफी अच्छा लगेगा जब आप आज से 2 महीने पहले का कमेंट देखेंगे कि जब आपका स्कोर 2 या 3 आया करता था और अभी वो इंप्रूव होकर 5 या 6 हो गए। तो ये कमेंट सेक्शन में मार्क्स अपने इंप्रूव होते जरूर देखिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, इस PDF में भी आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली इस पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको वेरियस PDF जो वो मिल जाती हैं। देन इंस्टाग्राम पे भी आप अप्रोच करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और फेसबुक को भी लाइक कर सकते हैं, और जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अदरवाइज जो आने वाले वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो।